प्रिय विद्यार्थी, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग को इवोल्यूशन टॉपिक पर विचार किया जाएगा। को इवोल्यूशन का मतलब होता है इवॉल्विंग टुगेदर। Environmental change often involves other species. In fact, species in symbiotic relationship tends to evolve together. This is called coevolution. As one species changes, the other species must also change in order to adopt. Co-evolution occurs in flowering plants and the species that pollinate them. चलिए, ये बुनियादी आधार इसका यह है कि देखिए, हम जानते हैं कि प्लांट इंटरेक्शन या स्पेसीज इंटरेक्शन, इसके पहले का टॉपिक जो हम लोगों ने विचार किया था वो था। तो स्पेसीज इंटरेक्शन में इकोलॉजिकल बेसिस पे स्पेसीज के बीच में जो कि कम्युनिटी में इकोसिस्टम में रह रहे हैं, साथ साथ दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड दे आर लिंक्ड विथ ईच अदर अंडर ए नंबर ऑफ टाइप ऑफ रिलेशंस। फॉर एग्जाम्पल, कहीं म्यूचुअलिज्म है, कहीं होस्ट पैरासाइट का रिलेशन है, कहीं पैथोजेन होस्ट का रिलेशन है, कहीं प्लांट एनिमल का रिलेशन है, प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज का रिलेशन है। तो इस जिसमें म्यूचुअलिज्म रहेगा, कमेंसलिज्म रहेगा, अमेंसलिज्म रहेगा। तो इस प्रकार से सिम्बायोसिस और एंटीबायोसिस के अनेक रिलेशन जो ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज जो रहते हैं कम्युनिटी में या इकोसिस्टम में इन ए नेचुरल कंडीशन, तो वो वहाँ पर आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं और नाना प्रकार के ये रिलेशन बनाए हैं। तो अब यहाँ पर मुख्य बात यह है कि हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन का, ठीक है, और उसमें को इवोल्यूशन पर हमारा सेंट्रल फोकस है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के रिलेशनशिप में दो ऑर्गेनिज्म जुड़े हैं, दो या दो से अधिक स्पीसीज भी हो सकते हैं, तो यदि एक स्पीसीज में इवोल्यूशन किसी डायरेक्शन में बदला जो उसके मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी में परिवर्तन लाया, तो जो उस पर डिपेंडेंट स्पीसीज है या जो उससे रिलेटेड स्पीसीज है, दैट रिमेन रिलेटेड एज बिफोर, पहले ही की तरह उससे फिर संबंधित रहे। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह भी अपने अंदर मैचिंग परिवर्तन लाए। जैसे मान लीजिए कि एक इंसेक्ट है जो कि पॉलिनेशन का काम करता है और एक फ्लावर है। तो फ्लावर में जहाँ नेक्ट्रीज है उसका डिस्टेंस कितना है, तो फ्लावर के अनेक वैरायटी डेवलप कर गए हैं। अब उसका नतीजा यह हुआ कि किसी में फ्लावर का साइज बड़ा हो गया। जब साइज फ्लावर का बड़ा हो गया तो द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द फ्लावर और वेयर द इंसेक्ट लैंड एंड द नेक्ट्रीज बिकम वाइडर, लार्जर गैप इज देयर। और तब रोस्ट्रम उसका छोटा रहेगा या सकिंग पार्ट जो उसके माउथ का रहेगा वो छोटा रहेगा, तो वो नेक्टर तो सक नहीं कर पाएगा। और जब नेक्टर सक नहीं कर पाएगा तो उसके सर्वाइवल की समस्या हो जाएगी, क्योंकि वह इंसेक्ट और प्लांट दोनों ही एक दूसरे के म्यूचुअल रिलेशनशिप में हैं। तो उसके लिए उसका जो माउथ पार्ट है उसकी लेंथ भी बढ़नी होगी। यह मैचिंग रिलेशन है। तो जब प्लांट के फ्लावर ने अपना चेंज कर दिया तो उसको पॉलिनेट करने वाला इंसेक्ट भी अपने माउथ पार्ट को उसी हिसाब में इलोंगेट कर दिया। और वैरायटी ऑफ जब डिफरेंट ग्रेडेशन वाले फ्लावर बनने लगे तो फिर वह जो वो इंसेक्ट पाया गया उसमें भी फिर अलग अलग साइज के रोस्ट्रम या माउथ पार्ट पाए जाने लगे जो कि अपने अपने जगह पर सूटेबली नेक्ट्रीज से नेक्टर ड्रा कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में साथ में वह फ्लावर में पॉलिनेशन का भी कार्य कर दे सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक प्लांट जब अपने इवोल्यूशन के रास्ते पे चला
तो अपने से एक घनिष्ठ संबंध, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप इंसेक्ट के साथ होने के कारण वो पॉलिनेशन के लिए निर्भर करता है और फीडिंग के लिए इंसेक्ट फ्लावर पर निर्भर करता है। तो जहाँ पर कि घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ है, स्पेशलाइजेशन हुआ है, वहाँ पर जब प्लांट वैरी कर रहा है, जैसे जैसे उसका फ्लावर वैरी कर रहा है, उसी के हिसाब से इंसेक्ट के भी इवोल्यूशन और डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से एक प्लांट माने एक स्पेसीज के इवोल्यूशन ने दूसरे को इवॉल्व करने के लिए कंपेल किया सो दैट इट कैन एडजस्ट। तो इस प्रकार का जब इवोल्यूशन होगा कि एक स्पेसीज का इवोल्यूशन दूसरे स्पेसीज में भी इवॉल्व करने के लिए मजबूर कर रहा है, या दूसरे स्पेसीज के इवोल्यूशन पर सिलेक्शन प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि ओनली दोज हैव स्टाइलेट और माउथ पार्ट मैचिंग विद द डिस्टेंस ऑफ नेक्ट्री कैन सर्वाइव ओनली। तो यह एक सिलेक्शन प्रेशर एग्जर्ट कर दिया प्लांट के फ्लावर ने। तो ऐसी दोनों तरफ से स्थितियां होगी, तो ये कोइवोल्यूशन हुआ। अब यह स्थितियां दोनों साइड से होगी, ये वन साइडेड नहीं है। जब इंसेक्ट जो है उसके यदि माउथ पार्ट में वेरिएशन आ रहा है और वह उस फ्लावर से नेक्ट्रीज नहीं ले पा रहा हो, ठीक है, तो वैसी स्थिति में फ्लावर रिमेन अनपॉलिनेटेड और उसका जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियलिटी है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए उस फ्लावर या प्लांट को, फ्लावर वाले प्लांट को भी अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। तो यह आइदर साइड फेनोमेनन है, एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज के इवोल्यूशन को बढ़ावा देता है और उस पर सिलेक्शन प्रेशर एग्जर्ट करता है, और यह बोथ वे यह एक्टिविटी नेचर में देखने को मिलती है। तो यह है बुनियादी तौर से को इवोल्यूशन, जिसमें पॉलिनेटर इंसेक्ट और होस्ट प्लांट जो है, इन दोनों के बीच में एक दो अलग अलग स्पेसीज डाइवर्स होने के बावजूद भी ये यदि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन में हैं तो एक का इवोल्यूशन दूसरे को प्रभावित कर रहा है। तो अब यह बात आया कि दो स्पेसीज, दो या दो से अधिक स्पेसीज और उनमें घनिष्ठ संबंध हो, है ना, स्पेसीज इंटरेक्शन वाले, विशेष तौर से बेनिफिशियल जितने हैं, हार्मफुल वाले भी उसमें आएंगे, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार का जब रिलेशन हो तो एक का इवोल्यूशन दूसरे को इवोल्यूशन के लिए फ्यूल प्रोवाइड करता है और दूसरे शब्दों में दूसरे के पर सिलेक्शन प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये एक बुनियादी बात हो गई। अब देखिए इसमें को इवोल्यूशन के नाम से ऊपर में देखिए चित्रों की थोड़ा डिटेल लिया जाए हल्का फुल्का, कि को इवोल्यूशन है। देखिए यहाँ पर एक सर्किल बनाया हुआ है और इस सर्किल के बीच में लिखा गया है को इवोल्यूशन, उधर प्लांट है और इधर बी है, पॉलिनेटर है और उधर प्लांट है। अब देखिए एरो मार्क का स्टाइल देखिए, जब एक आगे बढ़ता है तो दूसरे को भी उसी अनुपात में आगे बढ़ जाना है, इफ बोथ हैव टू सर्वाइव एंड सक्सीड इन देयर रिलेशनशिप एंड इन नेचर एज वेल। अब देखिए ठीक इसी के अपोजिट में जो दूसरा है होस्ट और पैरासाइट रिलेशनशिप। अब यहाँ पर देखिए एक मान लीजिए आपकी एप्पल रखा हुआ है और एक पैरासाइट उसके अंदर छेद करके फिर इंटर करता है, और जहाँ सीड होता है बीच में थोड़ा हिस्सा रहता है, उस जगह पर उसे जाना है। तो देखिए फ्रूट का साइज यहाँ बड़ा हो गया, तो ये पेनेट्रेशन का काम रोस्ट्रम के द्वारा किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए पेरिकार्प, फ्रूट बड़ा हो गया, मतलब क्या हुआ कि उसका पेरिकार्प का साइज बड़ा हो गया। तो अब यदि छोटा रोस्ट्रम रहेगा तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, इसलिए इसने जब अपने साइज में फ्रूट का बढ़ोतरी हुई तो इसके प्रभाव
पैरासाइट पर भी पड़ा और उसने भी अपने रोस्ट्रम का साइज पेरिकार्प के अनुपात में बढ़ा दिया। देखिए, जब छोटा फ्रूट है तो छोटा रोस्ट्रम वाला है, बड़ा फ्रूट है तो बड़ा रोस्ट्रम वाला है। पेरिकार्प के तुलना में रोस्ट्रम की भी वृद्धि कर ली गई। अच्छा, यह तो एक सरलतम स्वरूप में दिखाया गया है, परंतु 6 से 19 सेंटीमीटर तक का फर्क पेरिकार्प का हो सकता है और उतना ही वैरायटी के रोस्ट्रम भी हो जाते हैं और इस प्रकार से डाइवर्सिटी बढ़ते जाता है और दोनों का इवोल्यूशन एक दूसरे से प्रभावित होता है। देखिए, तीसरे चित्र में बाएं तरफ आप देखेंगे कि एक बर्ड है। यहाँ प्रीडेटर और प्रे रिलेशन दिखाने का प्रयास किया गया। तो प्रीडेटर जो है वह प्रे को ईट करता है और उसी पे वह रहता है। अब प्रे अपने आप को बचाना भी चाहता है, तो बचाने के लिए वो क्या करता है कि कुछ ऐसे प्रे फॉर्म रहते हैं इंसेक्ट के जिसमें कि बहुत बैड स्मेल होता है, तो ये मिमिक्री करके उसी के टाइप का हो जाते हैं और जिससे कि बर्ड जब उसे खाएगा तो उसी में एक्सीडेंटली वह पॉइजनस या दूसरे जो फॉर्म हैं बैड स्मेल वाले उनको वो खा लेगा। तो इससे उसका एक एक्सपीरियंस डेवलप करेगा और वो इन्हें अवॉइड करना शुरू कर देगा। तो कितना सक्सेसफुल मिमिक्री है उसी के आधार पर इनकी पॉपुलेशन बचने पाएगी। तो इस प्रकार से जिसका वो मिमिक किया वह तो प्रभावित नहीं होगा, परंतु ये अपने अंदर प्रभाव डाल के अपने अंदर परिवर्तन मिमिक ला के ये अपने आप को बचाने में सक्षम हो जाते हैं बर्ड से, जो प्रीडेटर है इसका। तो यह प्रीडेटर और प्रे रिलेशन है। अब ये अपना मिमिक किए तो बर्ड्स के अंदर भी उसके अनुरूप ही यह क्षमता विकसित होनी चाहिए। अब बर्ड पे वो सिलेक्शन प्रेशर एक्सर्ट करने लगे कि वो बर्ड जिसमें मिमिक के बावजूद उसे पहचान जाए वही सरवाइव करेगा। और इस प्रकार का जो चेंजेज है सेफ्टी वाले लिहाज से, वह दिस इज ए टग ऑफ वार बिटवीन देम, ये आर्सेनल उनका है और ये नए नए नित नए इवोल्यूशन से एडाप्टेशन प्राप्त करते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को बचाने में सक्षम होते हैं। अब देखिए, नीचे वाले चित्र में एक बी है और फ्लावर है। तो बी और फ्लावर का संबंध जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो वो है जैसे जैसे फ्लावर में चेंजेज आएंगे, यदि बी को सरवाइव करना है तो उसे भी अपने माउथ पार्ट को उसके अनुरूप बनाना होगा, वैसा एडाप्टेशन होगा, क्योंकि फ्लावर जो है सिलेक्शन प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब देखिए, इस फ्लावर के अपोजिट साइड में दाहिने तरफ एक क्रैब है और इसके नीचे में एक स्नेल है। अब यह देखिए, स्नेल भी अपने आप को बचाना चाहता है क्रैब से। तो क्रैब के जो पार्ट हैं पकड़ने वाले वो स्ट्रॉन्गर हैं और वह सॉफ्ट स्नेल को अपना टारगेट बना रहा है। तो देखिए, स्नेल दो रखे हैं। दूसरे स्नेल में क्या है कि इसका एक इवोल्यूशन का तरीका है कि यह हार्ड अपना सरफेस बनाते जाएगा और साथ में उस पर स्पाइंस भी विकसित कर लेगा, जिससे क्रैब को अपने से दूर रख पाए, क्रैब उसे न खा पाए। और इसके जवाब में क्रैब भी अपने अंदर जो इसके पार्ट्स हैं जो उसे पकड़ने का काम करेंगे उसे और स्ट्रॉन्गर बनाते जाता है। तो बोथ इवॉल्व टुगेदर इन यूनिसन, एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ते हैं, इवॉल्व करते हैं और ये टग ऑफ वार चलते रहता है और वो पकड़ने में सक्षम होता है। तो ये को इवोल्यूशन के विभिन्न एग्जाम्पल आप लोग के सामने रखा गया और आइए अब हम इसे थोड़ा डिटेल में देखने का प्रयास करें। Co-evolution is reciprocal evolutionary change brought about by interaction between species, implying that interacting species impose selection pressure on each other. Co-evolution is used to describe cases
where two or more species reciprocally affect each other's evolution. Co-evolution is likely to happen when different species have close ecological interaction with one another. Relationship in which two species live closely together. अब ऐसे कौन कौन रिलेशन है, तो प्रीडेटर एंड प्रे का है, पैरासाइट एंड होस्ट का है, होस्ट एंड पैथोजेन का है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, एल्गी लाइकेन का है, कामेंसेलिज्म है, मिमिक्री है. मेनी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म थ्रू को इवोल्यूशन. अनेक सी. तो अब देखिए यहाँ पर दो तीन तरह के सवाल आते हैं. एक तो जैसा रिलेशन है दो स्पेसीज, दो या दो से अधिक स्पेसीज के बीच में, उसमें एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज के इवोल्यूशन पे सिलेक्शन प्रेशर एग्जर्ट करता है. एक जब मॉडिफाई होता है तो उससे मैचिंग दूसरे में भी मॉडिफिकेशन या इवोल्यूशन होने की ज़रूरत पड़ती है. तो यह को इवोल्यूशन हुआ. अब को इवोल्यूशन में अनेक प्रकार के रिलेशन हैं दो स्पेसीज के बीच में, जैसे प्रीडेटर प्रे, पैरासाइट होस्ट, म्यूचुअलिटी, कमेंसेलिज्म, मिमिक्री, होस्ट पैथोजेन. इस प्रकार के रिलेशन दोनों में हैं. तो यह तो वह है जो आप ऑब्जर्व करते हैं नेचर को देखते समय. पर यहाँ यह विचारणीय बात है, क्या ये वेराइटी ऑफ रिलेशन का इवोल्यूशन में ही भी को इवोल्यूशन ने अपना योगदान दिया है? The variety of species interaction is getting diversified on the basis of co-evolution. Because of co-evolution is fueling that diversity. तो एक यह शर्त है कि उनके बीच में आपस में उन स्पेसीज के एक क्लोज रिलेशन होना चाहिए. और इन सबका गुण तथ्य यह है कि जब दो स्पेसीज एक दूसरे पे डिपेंडेंस हैं उनकी, तो एक मॉडिफाई करेगा, इवॉल्व करेगा, तो दूसरा को तो एलिमिनेट होना पड़ेगा. तो उससे बचने के लिए उसे मैचिंग इवॉल्व होना होगा. तो इस तरह से को इवोल्यूशन इज रेसिप्रोकल इवोल्यूशनरी चेंज एंड मेनी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स फॉर्म्ड थ्रू को इवोल्यूशन. अब देखिए इस उपरोक्त बातों को थोड़ा समराइज करने का प्रयास किया जाए तो co-evolution happens when the evolution of one species depend on the evolution of another species. The behavior of one species puts selective pressure on the other and vice versa. This happens when two or more species have close relationship within their ecosystem, including predator and prey and parasite and host. The species enter something like evolutionary race. एक दौड़ जो लगती है उस प्रकार से दोनों उसमें शामिल हो जाते हैं. वन कॉमन एग्जाम्पल इज रिलेशनशिप बिटवीन सम स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज. अब ये देखिए बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज का एक को इवोल्यूशन के एग्जाम्पल के तौर पे. अब इसमें ध्यान रखिए मोनार्च इज इनएडिबल टू बर्ड्स. बर्ड्स उसे नहीं खाएंगे क्योंकि वह पॉइजनस होगा अथवा बैड स्मेल देने वाला होगा. बर्ड्स फीड ऑन दी मिमिक बटरफ्लाई. अब देखिए ये बटरफ्लाई है जिसने मोनार्च का मिमिक कर लिया है. इवॉल्व्स टू लुक, बटरफ्लाई जो है इवॉल्व्स टू लुक मोर लाइक इनएडिबल मोनार्च. मोनार्च जो कि पॉइजनस या बैड स्मेल वाला है जिसे बर्ड नहीं खाएगा, उसका मिमिक यह बनाने लगा, उसकी तरह होने लगा. मिमिक इंक्रीजेज चांस दैट मोनार्च विल एक्सीडेंटली बी ईटेन बाय बर्ड्स. अब इसका कारण क्या है कि ये मिमिक जब किया है मोनार्च का, तो एक्सीडेंटली बाई चांस यदि बर्ड ने
खा लिया मोनार्च को बटरफ्लाई के झांसे में, तो वैसी स्थिति में उसका बैड एक्सपीरियंस हो जाएगा, पॉइजनस का असर होगा, बैड स्मेल से उसे सामना करना पड़ेगा, तो फिर वो इस रास्ते से हटने की कोशिश करेगा। इवॉल्व टू लुक लेस लाइक द मिमिक। Birds feed on the mimic butterfly. Evolves to look more like the inedible monarch. Evolves to better spot the difference between mimic and monarch. अब बर्ड्स में भी कोई इवोल्यूशन होगा कि वह यह विभेदित कर सके कि मोनार्च इनमें कौन है और इनमें बटरफ्लाई कौन है। ये बटरफ्लाई ने मोनार्च का मिमिक कर लिया, ठीक है, तो ये बचने का राह तो अपना निकाल लिया, पर बर्ड्स को अब यह समझने की क्षमता विकसित करनी होगी कि जो बटरफ्लाई है उसमें और मोनार्च में क्या अंतर है। यदि वह अंतर पता करने में सक्षम होगा तब उसे फीड करने का अवसर मिलेगा। इसलिए बर्ड्स के अंदर भी मैचिंग इवोल्यूशन होगा। और हम लोगों ने यहाँ ये देखा कि बर्ड एक विशिष्ट एडॉप्टेशन मिमिक के द्वारा एक सिलेक्शन प्रेशर डाल रहा है। बटरफ्लाइज एक सिलेक्शन प्रेशर डाल रहा है बर्ड पर कि वह भी मोनार्च और बटरफ्लाई में विभेदित करने समझ पाए। तो यह को इवोल्यूशन का एक टिपिकल एग्जाम्पल। Many birds feed on butterflies, but they tend to avoid some kind which are poisonous or taste bad. The monarch is a great example of this because it feeds on milkweed as a caterpillar, making it taste bitter. To avoid being eaten by birds, some butterflies evolved to look more like monarch. This creates a problem for birds which have to get better at spotting the difference between the butterfly and monarch. It also makes it more likely that the monarch will accidentally be eaten, driving it to evolve away from the mimic. Of course, this is just one example in nature. Many species also have a mutualistic relationship which drives the co-evolutionary changes. This is very common with flowering plants and insects that pollinates them. Co-evolution is when two or more species reciprocal evolutionary development. Over time, species evolve through natural selection in response to each other. The prefix co means together, so the word literal meaning is evolving together. The result of the co-evolutionary process can be seen in most biotic interactions today. All of our favorite interspecific interaction like predator-prey and symbiosis can cause two or more species to co-evolve. Even competition for resource between species can lead to this evolutionary dependence on one another. Example, many flowering plants have close relationship with pollinating insect species. For example, bee and flower have evolved to have a close symbiotic relationship. Bees get nectar and pollen from flowers, which they use to make into food for the bee colony. While bees fly around collecting pollen, they are helping the flower to reproduce by spreading pollen from flower to flower. Plants and insects pollinating them are in general classic example of mutualism, symbolized as ++, where both parties involved are benefited. Example like this exists for other interaction also, like parasitism and commensalism as well. Host parasite evolution. Host parasite co-evolution. Parasite matches rostrum length with pericarp thickness. देखिए यहाँ फ्रूट का पेरिकार्प का थिकनेस हो रहा है. बोर होल्स जैपनीज कैमेलिया ड्रिलिंग विथ रोस्ट्रम. रोस्ट्रम के द्वारा ड्रिलिंग का काम किया जाता है. जियोग्राफिक वेरिएशन इन रोस्ट्रम लेंथ 9 से 19.
और फ्रूट के पेरिकार्प का साइज 6 से 20। तो ये फ्रूट के हिसाब से इनके रोस्ट्रम में भी डेवलपमेंट हुआ। तो दोनों साथ साथ इवाल्व किए। एक का इवोल्यूशन दूसरे को यदि जिंदा रहता है तो उसे भी इवॉल्व करना है उसी के अनुरूप, और इसे कहा जाता है को इवोल्यूशन का एक दूसरा। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल of co-evolution can occur with a species that helps or compete with each other. The crab is a natural predator of the snail. Natural selection favors snail with thicker shell and spines. Though through natural selection, crabs evolves more powerful claws that can pierce the shell's thick and spiny shell. In response, natural selection factors or favors snail with even thicker shell and spines. तो इसमें देखा जा रहा है कि there is a tug of war between the snail and the crab. This is a predator and prey relationship. तो धीरे धीरे स्नेल ने अपने को क्रैब से बचाने के लिए अपने सेल SHELL सेल के साइज में, उसके हार्डनेस में उसने वृद्धि किया। और उतना से नहीं काम चला, कुछ समय बाद जो क्रैब है इसने भी अपनी पावर टू होल्ड एंड पाइल्स को बढ़ा लिया। तो वैसी स्थिति में यह पुनः अपने अंदर स्पाइन विकसित कर लिया। तो इस प्रकार से यह देखा जा रहा है कि स्नेल का स्पीसीज क्रैब से बचने के लिए अपने विभिन्न एडॉप्टेशन को, अपने इवोल्यूशन को अख्तियार करता है विथ फोकस टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द क्रैब एंड टू सर्वाइव इट इज इम्पोज्ड ऑन क्रैब टू modify itself in a matching manner with the evolution of the snail so that it continue to feed on that. So this is also another example of co-evolution. Mimicry that we have dealt already. Host pathogen relation. There is certain host that is parasitized by certain pathogen. Pathogens are very specific or host specific. So an hypothesis was given by H.H. Floor in 1942 called gene for gene hypothesis. For each resistance gene in the host, there is a corresponding gene for a virulence in the pathogen conferring resistance and vice versa. Host resistance develops, but pathogen under pressure develop gene for matching virulence, breaking the resistance. अब देखिए फिर इन दोनों की सर्वाइवल एक दूसरे पे निर्भर है। पैथोजेन को होस्ट से फूड ड्रॉ करना है, होस्ट को इन्फेक्ट करना है, और यह रिलेशन दोनों के बीच में होस्ट पैथोजेन का विकसित हो चुका है इकोलॉजिकली। अब जब होस्ट अपने अंदर इवोल्यूशन के द्वारा वेरिएशन क्रिएट करके जब यह विकसित करता है रेजिस्टेंस, तो उसके जवाब में पैथोजेन के इवोल्यूशन को भी प्रभावित होना पड़ता है और वह अपना मैचिंग जीन विकसित करता है वायरुलेंस का, जो कि होस्ट के द्वारा रेजिस्टेंस का जो स्वरूप, जिसका जेनेटिक आधार है, वह वो विकसित किया है। तो उस जीन के कॉरेस्पॉन्डिंग जीन को पैथोजेन भी विकसित करता है और वह अपने वायरुलेंस की वृद्धि करता है और रेजिस्टेंस ब्रेक करके होस्ट पैथोजेन के रिलेशन को कंटिन्यू रखता है। तो इस प्रकार से होस्ट और पैथोजेन जो हैं, इनके बीच भी यह संबंध बना रहता है। एक इवॉल्व होगा तो दूसरे को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। इट क्रिएट सिलेक्शन प्रेशर। होस्ट अपने आप को बदल ले और रेजिस्टेंस विकसित कर ले तो पैथोजेन हैव टू एलिमिनेट फ्रॉम द सरफेस और द अर्थ। तो सिंस ए प्रेशर हैज बीन जनरेटेड ऑन द पैथोजेन, so then if pathogen have to survive, it have to develop fresh gene for the virulence so that host resistance get broken and then it infects and the relation continues. So this is the host and pathogen relation which have genetic basis as well. An extreme example of co-evolution between insect
and plant species is the symbiotic relationship between ficus, fig tree, and fig wasp. There are around 800 species in the ficus genus, and every species of ficus has a corresponding species of fig wasp, especially to pollinate it. Ficus require fig wasp to pollinate them in order to reproduce. Male fig wasp spend entire life inside the fruit. The female wasp only emerges from the fig she was born in to fly to another tree, where she will crawl into a developing fig, lay egg and dies. The ficus-fig wasp relationship is an example of obligate mutualism where both species have to rely on other to survive, and they also evolve together. Co-evolution affects the biodiversity. If one of the members of the association of species changes for a reason or the other, which may already result in an increase of biodiversity, the other species will have to follow, and it might lead to speciation and therefore a biodiversity increase. तो कहने का तात्पर्य यह है कि को-इवोल्यूशन एक नोवेल फिनोमेना है जो कि बायोडाइवर्सिटी को भी इंक्रीज करता है, जैविक विविधता बढ़ता है. इतना ही नहीं, the food chain and food web also increases and the interaction of the organism also increases. तो इस प्रकार से इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करने में को इवोल्यूशन का अपना ही एक अलग योगदान है. जैसे कि रोस्ट्रम वाला में देखा तो 6 से 19, अब इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके फ्रूट का साइज जैसे जैसे बढ़ा, जितना फ्रूट में के साइज में डाइवर्सिटी पेरिकार्प के लेंथ में आती गई, उतना ही लेंथ ऑफ रोस्ट्रम में भी आती गई. तो ऐसा नहीं कि दो प्रकार के बने, एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया. ऑल ग्रेडेशन बिटवीन देम आर फाउंड एंड अकॉर्डिंगली ऑल ग्रेडेशन ऑफ रोस्ट्रम्स will be have to evolve in the nature and therefore bringing the more rich biodiversity. ठीक है, हम लोगों ने विचार किया आज इस को-इवोल्यूशन के टॉपिक पे अनेक एग्जाम्पल के द्वारा. अब आप लोग के लिए कुछ सवाल है यहाँ पे, जिसे आपको हल करके और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है. डज इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज ड्राइवन इवोल्यूशन? Does co-evolution fueled biodiversity? Diverse form species interaction are cause or effect of co-evolution. Comment on host pathogen co-evolution. Thank you very much. Subscribe, like and share.